हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सूरज सिंह फ्रॉम ई फॉर एग्जाम क्लासेस। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि संडे को 12th क्लास की वीडियो 5 बजे आएगी, तो मैं आज 12th क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। 12th क्लास में आज हम बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके चल रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स से आप देखेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स देखेंगे तो मेंस में तो क्वेश्चन आता ही आता है, एडवांस में भी इससे क्वेश्चन 1-2 मिल ही जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लें, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं एडवांस के। तो आप एनडीए देखें या कोई सा भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जो 11th-12th बेस्ड है मैथ्स में, उसमें आपको मिलेगा ही मिलेगा क्वेश्चन। तो आप लोग आज जो हम करेंगे इसमें बेसिक पार्ट करेंगे। मैं बेसिक से स्टार्ट क्यों कर रहा हूं, क्योंकि हम उस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं जो जिनको पास रिसोर्सेज नहीं है, जो पढ़ नहीं पाते हैं। और मैं उन बच्चों के लिए भी बना रहा हूं वीडियो जिनका सपना होता है आईआईटी, लेकिन वो डरते हैं बोलने के लिए कि भैया हम आईआईटी कर सकते हैं और वो कर ही नहीं पाते हैं। तो मैं सबके लिए बना रहा हूं, जो बच्चा सिर्फ 70% मार्क्स लेके आ पाता है, 60%, 55%, 60% मार्क्स लेके आ पाता है, लेकिन उसको सही गाइडेंस नहीं मिलता तो वो नहीं कर पाता। कोई भी स्टूडेंट कभी भी अपने आप को इनहेंस कर सकता है, चेंज कर सकता है। तो मैं बहुत बेसिक से लेके चलूंगा। जिस बच्चे को बेसिक आता है वो देख सकता है इस वीडियो को। अगर उसे बेसिक सब कुछ सही ढंग से पता है और वो क्वेश्चंस कर पा रहा है तो इस वीडियो को स्किप कर सकता है। तो स्टार्ट करते हैं आज हम मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स में मतलब जैसे कि आपको पता है कि जो भी डेटा होता है आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा हुआ है, उसको आप टैबुलर फॉर्म में लिखते हो। ठीक है, आपने उसको आप हॉरिजॉन्टली वे में लिख देते हैं हम उसे। तो मैट्रिक्स क्या है यहाँ पे हमारे पास? मैट्रिक्स एक तरह से अरेंजमेंट है एलिमेंट्स का इन अ रेक्टेंगुलर फॉर्म। तो जैसे कि मैं अगर बात करूं कि ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है और मैं यहाँ पे कुछ एलिमेंट लिख रहा हूँ, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब जो बच्चे जिन्होंने पहली बारी मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, अब उन्हें ये समझ नहीं आ रहा होगा कि मैंने 1-1 क्यों लिखा है, 1-2 क्यों लिखा है, 1-3 क्यों लिखा है। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ इस 1 का और इस 1 का। तो इस 1 का अगर मैं बात करूं A11 का, तो इस 1 का मतलब होता है रो और इसका मतलब होता है कॉलम। ठीक है, इसका ऊपर वाले पहले वाले का मतलब होता है रो और दूसरे वाले का मतलब होता है कॉलम। ठीक है, तो हमारे पास आप देख सकते हो ऐसे होते हैं रो। तो ये रो 1 है, ये हमारे पास रो 2 है और ये हमारे पास क्या है, रो 3 है। तो ये R1 है, R2 है और ये हमारे पास R3 है। ये हमारे पास R1 है, ये कॉलम 1 है, ये हमारे पास कॉलम 2 है और ये हमारे पास कॉलम 3 है। तो अगर हम मैच करें तो देखो ये R1 और ये कॉलम 1, तो 1-1 आ गया। अगर मैं बात करूं R2 और कॉलम 1, तो A22 आ गया, R2 और C2 तो कॉलम 2 भी आ गया। A22 मतलब रो 2 और कॉलम 2। अगर मैं देखना चाहता हूं कि इसमें कितने, अगर इसमें इस रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर मतलब क्या, जैसे कि अगर आप बात करते हो किसी भी रेक्टेंगल में तो उसका लेंथ होता है और उसका ब्रेथ होता है। तो इसी तरीके से इसमें भी इसका लेंथ क्या कहलाएगा, रो कहलाएगा, और जो इसका ब्रेथ है वो कहलाएगा इसका कॉलम। तो लेंथ में देखते हैं कितने रो हैं, 1 2 3, तो 3 रो हैं इसमें। और कॉलम की बात करें तो वो भी कितनी है, 1 2 3, तो 3 कॉलम है। तो यहां पे हम जो लिखते हैं m यहां पे डिनोट करता है रो को और n डिनोट करता है यहां पे रो को। ठीक है, सॉरी कॉलम को। ठीक है बेटा, तो ये रो है और ये कॉलम है। अगर मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता करना है किसी भी मैट्रिक्स के अंदर इन अ मैट्रिक्स, तो उसका फॉर्मूला होता है m क्रॉस n। m मतलब नंबर ऑफ रो और n क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, तो यहां से हम बेसिक, बहुत ज्यादा बेसिक से चल रहे हैं। मैं आपको एक यहां मैट्रिक्स दे रहा हूं 1 2 3 1 2 3, सॉरी ये आ गया हमारे पास 3 और यहाँ पे 4 और 5 1 6, ये और यहाँ पे 7 8 9, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। आप देख सकते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। इसमें अगर रो की बात करें तो रो 1
2 3 4 4 रो हैं और कॉलम की बात करेंगे तो 1 2 3 कॉलम है। तो अगर मैं बात करूं कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक तो ये तरीका है। तो आप अगर इसमें n एलिमेंट्स हैं तो और नंबर ऑफ रोज m है और नंबर ऑफ एलिमेंट n है और बहुत सारे एलिमेंट्स है तो आप काउंट कर पाना बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट अगर मुझे निकालना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स, तो हम क्या करेंगे 4 क्रॉस 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 12। तो आप ये समझ पा रहे हैं। और इसमें क्या देख सकते हैं कि अगर मैं आपसे बोल दूं कि A22 एलिमेंट कौन सा है तो A22 कौन सा है, सेकंड। आप देखो ये है सेकंड रो और ये है सेकंड कॉलम। तो A22 तो R2 और C2 तो कौन सा एलिमेंट है, ये वाला। तो हमारे पास A22 क्या आ गया 3 आ गया। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक है, ये तो आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ये बोर्ड में पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो और ये अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें आपको ये समझ आ गया। तो अब क्या करोगे आप लोग, वीडियो को पॉज करो, इसमें जो भी लगता है आपको नोट डाउन करने वाला लाइक वो नोट डाउन कर लो। तो बेटा अब स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। पहला मैट्रिक्स है रो मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स क्या है, जिसमें सिर्फ रो में एलिमेंट होंगे, जैसे कि 1 2 3 4। तो इसका ऑर्डर देखें तो क्या आएगा 4 क्रॉस 1। आपसे यही पूछा जा सकता है थोड़ा घुमा के क्वेश्चन कि आपको बोला जाएगा कि एक रो मैट्रिक्स है, व्हाट इज इट्स कॉलम, कॉलम क्या होगा उसका, हमेशा 1 होगा। ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। इसके बाद अगर आप बात करूं कॉलम मैट्रिक्स का, तो कॉलम मैट्रिक्स में क्या हो सकता है, सारे एलिमेंट जो होंगे वो क्या होंगे, कॉलम में होंगे। तो 1 क्रॉस 4। तो इससे पूछा जा सकता है कि इसमें रो कितने हैं। ठीक है, अगर मैं रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई, चलो मल्टीप्लीकेशन में देखेंगे इसको। अब थर्ड बात है हमारे पास यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स। थर्ड क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, या डायगोनल मैट्रिक्स से पहले हम पढ़ लेते हैं तीसरी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स, उसके बाद डायगोनल पढ़ते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, देखो जो हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है इसकी कंडीशन ये होता है कि नंबर ऑफ रो जो होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ कॉलम के। जो नंबर ऑफ रो है वो इक्वल टू होना चाहिए नंबर ऑफ कॉलम के। तो वही मैट्रिक्स क्या होती है, मतलब m इक्वल्स टू n। मतलब कोई भी एक मैट्रिक्स है जिसमें 1 2 3 4 है, तो आप देख सकते हैं इसमें नंबर ऑफ रो भी इक्वल है और नंबर ऑफ कॉलम भी, नंबर ऑफ रो जो है वो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल है। अगर मैं डायगोनल मैट्रिक्स की बात करूं, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं डाइक, और ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं हम इसे। अगर मैं डायगोनल मैट्रिक्स की बात करूं तो डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि इसमें सिर्फ डायगोनल में ही एलिमेंट होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि अगर बात करूं तो यहाँ पे 5 3 और 4, और यहाँ पे जितने भी एलिमेंट होने चाहिए वो सारे क्या होने चाहिए 0। यहाँ पे बस डायगोनल मतलब डायगोनली। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि सर मैट्रिक्स में डायगोनल ऐसे ही क्यों होता है। डायगोनल ऐसे ही क्यों होता है, क्योंकि मैट्रिक्स के अंदर कंडीशन बनाई गई है कि डायगोनल सिर्फ A11 A22 और A33 ही वाले हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स को हम ऐसे भी लिखते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स को अगर मैं लिखूं, तो अगर मैं सिंपल से लिखना चाहूं तो आप लिख सकते हो 5 3 और 4। तो अगर मैं बात कर दूं कि A हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है और B यहाँ पे एक डायगोनल मैट्रिक्स है 5 4 और 3। अगर मैं इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करा लूं, ठीक है, यहीं से फॉर्मूला देख लेते हैं। अगर मैं इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा, ये आ जाएगा डाइग, इनको मल्टीप्लाई कर दो 25। ठीक है, अब ये आ जाएगा हमारे पास 25 इस 4 और 3, ये क्या हो जाएगा 12, इसका 3 और 4 ये भी 12। तो ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है। अगर किसी मैट्रिक्स की पावर समझ लो 2 है, डायगोनल मैट्रिक्स और किसी नहीं, डायगोनल मैट्रिक्स की पावर अगर मैं 2 निकालना चाहता हूं तो डायगोनल में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 की पावर 2, 3 की पावर 2, 4 की पावर 2। अगर मैं a की पावर -1 निकालना चाहता हूं डायगोनल मैट्रिक्स में तो ये आ जाएगा 5 की पावर -1, 3 की पावर -1, 4 की पावर -1।
तो आप देख सकते हो ये आपसे पूछा जा सकता है कि आपको कोई भी एक डायगोनल मैट्रिक्स दे दी जाएगी और वो पूछेगा कि इसका ए इनवर्स क्या होगा। ए इनवर्स ये बात करेंगे इस पे, लेकिन अगर ए की पावर -1 क्या होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप क्या करो, पहले वीडियो को पॉज करो, इसे नोट डाउन करो, फिर आगे इसका एक एग्जांपल देखते हैं डायगोनल का। अब देखते हैं एक एग्जांपल। फॉर एग्जांपल आपके पास एक मैट्रिक्स दे रखी है जिसमें x y z 0 0 0 0 0 ये दे रखा है आपको, और इसमें ये पूछा हुआ है कि a इनवर्स इज व्हाट, मतलब a की पावर -1 इज व्हाट। तो अगर इसे देखूं तो ये है क्या, हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है और इसको हम लिखेंगे x, y, z। अगर मुझे a इनवर्स निकालना है तो मैं क्या कर दूंगा, जो अभी हमने पढ़ा था, x की पावर -y, y की पावर -y और z की पावर -y। तो अगर मैं इसको इस फॉर्म में देखूं तो क्या आएगा, 1/x 1/y और 1/z 0 0 0 0 0 0। ठीक है, तो आपसे ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये आपको एनडीए तक तो पूछा जा सकते हैं, मेंस में बहुत ही मुश्किल है, नहीं पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, तो ये तो आपसे नहीं पूछा जाएगा। एनडीए में पूछा जा सकता है, आईपी वाले, इंद्रप्रस्थ वाले जो यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स होते हैं उसमें पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, तो आपको ये एग्जाम्पल नोट डाउन कर ले, इस फॉर्मूले को जरूर याद रखें जो मैंने कराया था। ठीक है, फिर देखते हैं हम आगे। तो अब बात करते हैं बेटा स्केलर मैट्रिक्स की। स्केलर मैट्रिक्स क्या है, जैसे कि ए आई जे, अगर i डज नॉट इक्वल टू जे है, i क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे, रो को, और j क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे, कॉलम को। अगर मैं i डज नॉट इक्वल टू जे की बात करूं तो ये हमेशा 0 आएगा। i डज नॉट इक्वल टू जे का मतलब क्या है, कॉलम नहीं, सॉरी डायगोनल नहीं, और i अगर इक्वल टू जे है तो यहाँ पे कोई भी एक नंबर m आ सकता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको बनाऊं तो ए मैट्रिक्स बनाऊं, स्केलर मैट्रिक्स, तो यहाँ पे क्या बना सकता हूँ, सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट आएंगे, जैसे 2 2 2, लेकिन ये सेम होना चाहिए। ठीक है, डायगोनल में क्या कंडीशन थी कि ये डिफरेंट हो सकते थे, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में कंडीशन क्या है, ये सेम होना चाहिए। इसके बाद एक और मैट्रिक्स होती है जिसको हम कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। अब यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है, यूनिट मैट्रिक्स की कंडीशन होती है कि ए आई जे i डज नॉट इक्वल टू जे 0 होता है, और i इक्वल टू जे ये हमेशा होगा इक्वल्स टू 1। ए आई जे i डज नॉट इक्वल टू जे पे 0 होगा और i इक्वल टू जे पे 1 होगा। मतलब अगर मैं किसी मैट्रिक्स को कुछ ऐसे लिखूं 1 0 0 0 1 0 तो 0 0 1, तो ये हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स है, ये हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स है। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि विच इज यूनिटरी मैट्रिक्स। मैं दोबारा बता रहा हूं कि ये आपका आ सकता है एनडीए में, और जो आईआईटी के लेवल का तो ये क्वेश्चन नहीं है, तो पूछा जा सकता है कि स्केलर मैट्रिक्स का आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे, क्योंकि जनरली लोग ये भूल जाते हैं। यूनिट का तो नहीं पूछेंगे, स्केलर मैट्रिक्स का क्वेश्चन पूछ लेंगे कुछ इस तरीके का फॉर्म बना के। तो आप लोग जनरली क्या करते हैं, बच्चे स्केलर मैट्रिक्स भूल जाते हैं, तो स्केलर मैट्रिक्स में कंफ्यूजन होती है। ठीक है, क्योंकि वो डायगोनल मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स तीनों एक जैसे ही हैं, तो वो भूल जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। हम छोटी छोटी चीज लेके चलेंगे जैसे मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके बाद ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में अगर दो टाइप के होते हैं, ये भी एक होता है अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, और एक होता है आपका लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अगर मैं बात करूं अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स की, तो यहां पे कंडीशन होती है जो मैं यहां लिख देता हूं। चलो मैं यहां लिख रहा हूं क्योंकि फिर आपको नोट डाउन, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड। तो फर्स्ट से आप समझ जाना, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। इसमें कंडीशन होती है ए आई जे कि अगर i ग्रेटर देन j है तो यहां पे 0 आएगा, और i ग्रेटर देन j पे 0 आएगा। तो आपको ये कंडीशन याद रखनी है, i ग्रेटर देन j पे 0 आएगा, और लेस देन 0 है, अगर i लेस देन j है तो यहाँ पे कोई भी एक एलिमेंट आ सकते हैं, तो यहाँ पे कोई भी इंटीजर वैल्यू आ सकती है। ठीक है, या रियल नंबर वैल्यू आ सकती है। तो देखते हैं इस मैट्रिक्स को बना के कि क्या कहना चाहता है यहाँ पे कि
आपको पता है कि ये होता है A11, ये A22, A33, यहाँ पे A12, A13 और A23। तो आप देख सकते हो ये बराबर है, ये I जो है वो लेस देन J है, यहाँ भी I लेस देन J है, यहाँ भी I लेस देन J है। यहाँ पे A21, जो A21 है, 2 मतलब रो और 1 मतलब कॉलम, तो ये ग्रेटर है, तो ये 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये 0 होगा। तो देख सकते हो ये आपका एक ट्राइंगल बन रहा है, अपर में बन रहा है ऊपर के साइड, तो ये अपर ट्राइंगल हो गया। अब लोअर ट्राइंगल की कंडीशन देखें तो आप लोग बता सकते हो JI क्या होगा, अगर I लेस देन J है, I ग्रेटर देन J, I लेस देन J पे तो 0 आएगा और ग्रेटर देन J पे यहाँ पे कोई भी वैल्यूज आएंगी, चाहे वो इंटीजर हो चाहे रियल हो। तो अगर मैं B मैट्रिक्स बनाऊं तो इसने क्या बोला है, I लेस देन J, मतलब डायगोनल पे तो इसने बोला ही नहीं है, तो डायगोनल तो ऐसे ही रहेगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब तो यहाँ पे क्या आएगा, कोई एलिमेंट, जैसे A21, A31, A32, तो ये हमारे पास क्या बन गया, आप देखो, अब देख सकते हो ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो A यहाँ पे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और B क्या है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो वीडियो को पॉज करें और इसे नोट। तो अपर ट्रायंगल लोअर ट्रायंगल पे कैसा क्वेश्चन आ सकता है, वो पूछ सकता है क्वेश्चन आपसे, which matrix is upper as well as lower triangular matrix। तो आंसर आप कमेंट करके बता सकते हैं मुझे कि ऐसी कौन सी मैट्रिक्स है जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी है और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी है, तो बताएं आप। तो मैं ऑप्शन देता हूं चलो आपको। पहला है आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स, सेकंड स्केलर मैट्रिक्स, थर्ड आइडेंटिटी हो गया, स्केलर हो गया, फिर हो गया डायगोनल मैट्रिक्स, या फोर्थ ऑल ऑफ दिस, या हाँ फोर्थ देखते हैं ऑल ऑफ दिस। सो ऑप्शन बताओ फटाफट, कमेंट करके बताओ कि इसका आंसर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ होगा। तो आप देख पा रहे होगे कि इसका आंसर क्या होगा, फोर्थ होगा। ठीक है, ये तीनों जो हैं इनके अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, विच मैट्रिक्स इज अपर एज वेल एज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी, स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स। अगर कभी ऐसा हो जाए कि कोई भी मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल भी 0 हो जाए, डायगोनल 0 हो जाए, तो ये कौन सी मैट्रिक्स कहलाती है, ये कहलाती है स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है ये। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये, जिसमें डायगोनल ये डैश से डैश अप टू n जा सकता है, कि जिसमें डायगोनल ही 0 0 हो जाए उसे कहते हैं स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पे इधर और इधर एलिमेंट हो सकते हैं, बस डायगोनल क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे एलिमेंट हो सकते हैं, यहाँ पे 0 0 नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब चौथा, अब यहाँ पे एक नया केस पढ़ते हैं हम, कि अगर कोई मैट्रिक्स जिसका डायगोनल भी 0 हो, अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी क्या हो, 0 हो, तो इस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, तो इस मैट्रिक्स को कहते हैं हम नल मैट्रिक्स और 0 मैट्रिक्स। ठीक है, और एम्प्टी मैट्रिक्स, और क्या कहेंगे, और बताओ, वॉइड मैट्रिक्स कह सकते हैं। ठीक है, तो इन सब में से कुछ भी कह सकते हो आप, नल मैट्रिक्स, 0 मैट्रिक्स, एम्प्टी मैट्रिक्स और वॉइड मैट्रिक्स। तो आपको ये बात समझ आई। ठीक है, एक हमने क्वेश्चन भी कर लिया, ये आपका आ सकता है किसमें, एनडीए में, आईआईटी में मुश्किल चांस है, लेकिन ये स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पूछा जा सकता है कि कौन सी मैट्रिक्स जो होती है वो स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है, तो वो कौन सी होती है जिसमें डायगोनल क्या होता है, 0 0 0 होता है। ठीक है, तो आपको ये समझ आया है, तो वीडियो को पॉज करें और इसे, तो बेटा अब देखते हैं अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। अब अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि अब हमें क्या करना है, कुछ ऑपरेशंस लगाने हैं। क्या हम 2 मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है, तो इसकी कंडीशन क्या होती है,
दो मैट्रिक्स का ऐड होने की कंडीशन ये होती है कि दोनों के रो, जो भी मैट्रिक्स को आपको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, रो इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, दोनों का रो मतलब सॉरी ऑर्डर इक्वल होना चाहिए, ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये पहली और आखिरी कंडीशन है। तो आपके जो छोटे एग्जाम्स जो 11th 12th बेस पे हैं, उसमें मैट्रिक्स से क्वेश्चन, जैसे कि अगर आप देखो HSSC एग्जाम होता है, ठीक है, उसमें भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये हर एक बच्चे के लिए है जो ये वीडियो देख रहा है। तो उसमें क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द कंडीशन टू बी ऐड टू मैट्रिक्स। तो टू मैट्रिक्स को ऐड करने का क्या तरीका होता है, जब उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। तो जैसे कि अगर मैं बात करता हूं, एक मैट्रिक्स है A m क्रॉस n और B मैट्रिक्स है m क्रॉस n, तो मैं इसमें क्या क्या ऑपरेशन लगा सकता हूं, मैं इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर सकता हूं, मैं इन दोनों मैट्रिक्स को क्या कर सकता हूं, सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं। ठीक है, समझ आया। मैं इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर सकता हूं, इन दोनों मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं। एग्जांपल लेते हैं, अगर एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 और बी मैट्रिक्स है यहाँ पे 5 4 1 2, अगर मुझे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है तो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 है, इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 है। तो 1 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दो -4, 2 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर दो -2, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो 2, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दो 2। तो इसका ऑर्डर भी क्या आएगा, 2 क्रॉस 2 है। अगर मुझे इन दोनों को ऐड करना होता तो बहुत सिंपल है, ऐड कर सकते हो 6 6 4 6। ठीक है, तो इसका ऑर्डर भी क्या है, 2 क्रॉस 2। तो हम देख पा रहे हैं, हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर पा रहे हैं। अब क्या करते हैं यहाँ पे हम, अगर मुझे इन दो, अगर कोई मैट्रिक्स दे रखी है हमारे पास 1 2 3 4, तो क्या मैं किसी स्केलर वैल्यू से इसे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। जैसे कि k जो है यहाँ पे स्केलर वैल्यू है, और अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूँ तो k a, तो ये आ जाएगा k 3k 4k और 5k। समझ आया? ठीक है, तो आप एक इसी पे ऑपरेशन लगा के देखना जब टाइम मिले आपको। तो 3a + 4b और 3a - 6b 5b, आप ये ऑपरेशन लगा देना, बहुत बेसिक है ये, आप ट्राई करना। जिस बच्चों ने नहीं पढ़ा है उनके लिए है ये, वो ये करके देखें। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करें और इसे नोट डाउन करें। तो अब देखते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब ये इंपॉर्टेंट है, यहां से स्टार्ट होता है इंपॉर्टेंट, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अगर आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन निकालना है तो कंडीशंस क्या होना चाहिए। अगर आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो कंडीशन ये है कि, थोड़ा दूर लिख लेते हैं इसका, अगर समझ लो इसका ऑर्डर m क्रॉस n है, तो जो इसका कॉलम है वो इसके रो के इक्वल होना चाहिए। यहां पे कुछ भी हो सकता है, m लिख लेते हैं, इसके रो के इक्वल होना चाहिए। मतलब इस मैट्रिक्स का कॉलम, इस मैट्रिक्स के कॉलम रो के, इस मैट्रिक्स का कॉलम इस मैट्रिक्स के रो के इक्वल होना चाहिए, तभी ये मैट्रिक्स पॉसिबल है मल्टीप्लाई करने का। जैसे अगर मैं बात करता हूं A = m क्रॉस 3 और यहां बोलता हूं B मैट्रिक्स P क्रॉस K क्रॉस M, और मैं बोलता हूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K। तो आप क्या बताओगे, K की वैल्यू जो है वो क्या है, 3 है। K की वैल्यू जो है क्या है, 3 है। तो ये आपको याद रखना है कि इसका कॉलम इसके रो के इक्वल आना ही चाहिए। अगर इसका रो इसके इक्वल नहीं आ रहा तो आप गलत कर रहे हो कहीं पे। ठीक है, तो आपका वो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। अब रिजल्टेंट मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन के बाद जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, जो इसका रो और इसका कॉलम, मतलब m क्रॉस m आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल A 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो 2 क्रॉस 4 मैट्रिक्स से, तो 3 क्रॉस 2, तो इसका कॉलम इसके रो के इक्वल है। तो ठीक है, तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगी, उसका ऑर्डर क्या होगा, 3 क्रॉस 4 आएगा। समझ आया? आपको याद रखना इसका कॉलम इसके रो से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो लेकिन रिजल्टिंग मैट्रिक्स क्या आना है, 3 क्रॉस 4। अब देखते हैं मल्टीप्लाई हम दो मैट्रिक्स का करते कैसे हैं। तो पहले मैं आपको 2 क्रॉस 2 का बता रहा हूं। जैसे कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 -1 2 3 4 5। पहले 2 क्रॉस 2 का देख लेते हैं, मैं डायरेक्ट 3 क्रॉस 3 का बता रहा हूं। पहले हम 2 क्रॉस 2 का देख लेते हैं। तो यहाँ पे 2 3 4 5 5 1 1 4 0।
अब हमें देखना है कि इसका इन दोनों का इसका कॉलम इसके रो के इक्वल है या नहीं है। तो हम देख सकते हैं इसका कॉलम 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2, तो इसका कॉलम 2 है तो इसका कॉलम भी क्या है 2। तो हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और रिजल्टिंग मैट्रिक्स का कॉलम और रो क्या आने वाला है 2 और 2 आने वाला। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं आपको याद रखना है। हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या है, ये इसका रो और इसका कॉलम। तो हमें करना क्या है, इस रो को मल्टीप्लाई करना है इस कॉलम के साथ, इस रो को मल्टीप्लाई करना है इस कॉलम के साथ। तो इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, इसका सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो करते हैं 2 5 जा 10, फिर प्लस, फिर 3 4 जा 12। समझ आया। इसके बाद फिर ये वाला रो और ये वाला कॉलम, तो 2 मल्टीप्लाई 1 2 और 3 मल्टीप्लाई 0 0। तो ये आ जाएगा अब 4 मल्टीप्लाई 5, ये आ जाएगा 20, और 5 मल्टीप्लाई 4 ये भी क्या हो जाएगा 20। जो हमने ऊपर किया है वही सेम नीचे भी करना है। फिर 4 मल्टीप्लाई 1 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई 0 तो ये आ जाएगा 0। तो ये आ जाएगा आपके पास 22 2 40 और 4। तो ये इसका मल्टीप्लाई है। तो इसका ऑर्डर भी क्या है 2 क्रॉस 2। अगर आपको ए क्रॉस निकालना है तो आप क्या करोगे, ए मैट्रिक्स को इसी तरीके से जैसे हमने मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे, ए मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से ही मल्टीप्लाई करोगे। अगर आपको ए क्यूब निकालना है तो पहले आपको ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा, फिर ए स्क्वायर मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो ये समझ आ रहा है आपको। तो 3 क्रॉस 3 का भी मल्टीप्लीकेशन ऐसे ही होता है। तो 3 क्रॉस 3 का मल्टीप्लाई क्या होगा, वही रो कॉलम फिर रो फिर कॉलम फिर रो फिर कॉलम। तो आप 3 क्रॉस 3 एनसीईआरटी बुक से करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आप करना मल्टीप्लाई। तो अब हम आगे देखते हैं, तो आप वीडियो को पॉज करो और इसे नोट डाउन करो। तो बेटा अब देखते हैं नेक्स्ट हम ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज का मतलब होता है कि रो को कन्वर्ट कर दो, रो को कन्वर्ट कर दो कॉलम में, रो को कन्वर्ट कर दो कॉलम को में, और कॉलम को कन्वर्ट कर दो रो के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है आपके पास A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये आपका मैट्रिक्स है। अगर मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दूं तो ट्रांसपोज का सिंबल ये है, कई जगह सी भी लिखा होता है, तो हम ट्रांसपोज को यही लेके चलेंगे। तो अगर मैं इसका ट्रांसपोज कर दूं तो मैंने क्या बोला, रो बन जाएगा कॉलम, और ये A21 A22 A23 और यहाँ पे A31 A32 A33। ठीक है, तो ये इसका ट्रांसपोज है। क्या है ये ट्रांसपोज, बस सिंपल सा है, रो को कॉलम में चेंज करना है। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको याद रखनी है। प्रॉपर्टीज क्या है, जैसे कि ए का ट्रांसपोज अगर मैं ए का ट्रांसपोज हुआ पड़ा है उसको दोबारा ट्रांसपोज कर दूं तो वो हमारे पास ए मैट्रिक्स बन जाती है। इसका सेकंड केस, अगर कोई मैट्रिक्स ए प्लस बी है, अगर मैं उसका ट्रांसपोज करूं तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। थर्ड केस, अगर कोई दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में हैं तो उसका उल्टा हो जाएगा, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। और फोर्थ, अगर हमारे पास कोई 3 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हैं तो क्या हो जाएगा, सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। और अगर ए बी सी मतलब हम लिख सकते हैं A1 A2 डैश डैश AN का ट्रांसपोज हुआ पड़ा है तो पहले आएगा AN का ट्रांसपोज, AN-1 का ट्रांसपोज और डैश डैश A2 ट्रांसपोज और A1 का ट्रांसपोज। तो ये कुछ हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टीज है ट्रांसपोज की। इसी ट्रांसपोज पे दो मैट्रिक्स और बनती हैं। तो एक मैट्रिक्स है आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें अगर मैं ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करूं और दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाए तो वो मैट्रिक्स कहलाती है हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर मैं जैसे कि अगर हम बात करें कोई भी मैट्रिक्स 1 2 और 2 1, ये मैट्रिक्स है, अगर मैं ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, मैं इसका ट्रांसपोज कर दूं तो आप देख सकते हो दोबारा वही आ जाएगा, और दोबारा वही आ रहा है तो ये कौन सा है, हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और दूसरा है हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है हमारे पास कि अगर मैं ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करूं, अगर वो माइनस ए मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो वो होता है हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो वो क्या होता है हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अगर मुझे किसी भी मैट्रिक्स को तो हम पहले ही आप वीडियो को पॉज करो, इसे नोट डाउन करो, फिर देख। तो अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अगर मुझे किसी भी मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक फॉर्म में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? मैं लिखूंगा P हाफ A प्लस A का ट्रांसपोज, ये कंडीशन होगी हमारी सिमेट्रिक, और Q को लिखूंगा मैं हाफ A माइनस A का ट्रांसपोज, ये हो जाएगा हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको ये याद रखना है। इसके बाद कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर कोई भी मैट्रिक्स है, अगर मैं इसे, ये कोई भी एक मैट्रिक्स है, अगर मैं इसे इसके सब पार्ट बना रहा हूं, अगर मैं इसे माइनस ए लिख लूं, अगर मैं इसे के ए लिख लूं, के यहाँ पे स्केलर वैल्यू है, अगर मैं इसे सी ए का ट्रांसपोज कर दूं, ठीक है, डी मैं इसका पावर एन ले लूं, और क्या कर सकते हैं, हाँ, अगर मैं बी ट्रांसपोज ए इंटू बी, और यहां पे बी क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ये सारी की सारी मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स है, ये सारे ऑपरेशन लगाने के बाद भी मैट्रिक्स क्या होगी आपकी, इसकी वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगी। कई बार एग्जांपल में दे के पूछ लेते हैं कि एक मैट्रिक्स है और विच इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो विच कंडीशन इज नॉट फॉलोअर्स, तो इसमें से कोई एक कंडीशन देगा और बाकी अजीबोगरीब कंडीशन देगा जिसमें वो फॉलो नहीं हो रहा होगा। इवन यहाँ पे ये ई है, एफ भी लिखें, अगर मैं ए इनवर्स भी कर दूं इसका, तो वो भी हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा। ठीक है, तो इस कंडीशंस को याद रखोगे। अब ये 12th के लेवल का नहीं है, ठीक है, तो आप इसे देख सकते हैं, जो बच्चे 12th का देख पा रहे हैं, देख रखा है, तो वो ये भी देखें। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, स्क्यू मैट्रिक्स के बारे में, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है, फर्स्ट केस, अगर मैं ए की पावर 2 ले लूं, 2n ले लूं, और जो यहां पे n है वो क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो ये जो a to n होगा ये सिमेट्रिक होगा। अगर मैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले रहा हूं और उसकी पावर 2n कर रहा हूं तो वो सिमेट्रिक होगा। सेकंड केस, a की पावर 2n प्लस 1, ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ठीक है, इसके बाद थर्ड केस, अगर मैं के ए ले लूं, यहां पे ये सिमेट्रिक था, अगर मैं के ए ले लूं तो ये भी क्या होगा, स्क्यू ही होगा। अगर मैं माइनस ए ले लूं तो ये भी स्क्यू होगा। ठीक है, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ केस। फिफ्थ केस, जैसे ए इनवर्स की बात करेंगे तो वो भी हमारा क्या होगा, स्क्यू ही होगा, सेम है। इसके बाद अगर मैं बी का ट्रांसपोज ए और बी ले लूं तो ये भी स्क्यू होगा, और यहाँ पे बी क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, बी क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इसे नोट डाउन करें, वीडियो को पॉज करें और इसे नोट डाउन करें। नेक्स्ट केस देखते हैं, सी, ए बी सी देख लेते हैं ना, डी देखते हैं। ठीक है, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज जीरो। ठीक है, कैसे कह दिया मैंने, समझ लो हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है जिसको मैं ए आई जे लिख लेता हूं, और मैं बोलता हूं कि ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये मैट्रिक्स क्या है, हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, ए आई जे का ट्रांसपोज माइनस ए आई इक्वल्स टू ए आई जे, यही लिखूंगा। अब डायगोनल के केस में आई इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, जे, आई इक्वल टू क्या होता है, जे। अगर मैं इसको लिखना चाहता हूं तो क्या लिखूंगा,
एक ए आई जे का ट्रांसपोज क्या होता है, ए जे आई होता है, और यहाँ पे माइनस ए आई जे, इसमें आई और जे इक्वल है तो ये भी आई आई हो गया, ये भी इक्वल है तो माइनस ए आई आई हो गया। इसको उठा के इधर लेके आ जाओ तो 2 आई इक्वल टू 0, तो ए आई इक्वल टू हो गया 0। तो ये आपके पास कंडीशन हो गई आपके पास डी। तो याद रखना डायगोनल ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज 0। क्वेश्चन आ सकता है कि विच मैट्रिक्स है डायगोनल इज इक्वल्स टू 0, तो आप क्या लिखोगे, उसमें ऑप्शन होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो आप लिखोगे उसका आंसर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब यहाँ से ई जो पार्ट है कि विच मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक। क्या क्वेश्चन पूछेगा, विच मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अगर हम इसको देखें, प्रूव करते हैं, हमारे पास ए, हम लेते हैं यहाँ पे लेट ए मैट्रिक्स। मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ पे कि एक ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करो तो वो ए के इक्वल कब आता है, जब वो सिमेट्रिक का केस। मैंने यहाँ पे ले लिया सिमेट्रिक का केस, और ए का ट्रांसपोज करने पर अगर वो माइनस ए के इक्वल आ रहा है तो वो कौन सा केस आ गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का इक्वल, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको फर्स्ट केस में मैं क्या लिखूंगा, ए आई जे इक्वल्स टू का ट्रांसपोज इक्वल टू ए आई जे, और क्या लिख सकता हूँ, ए जे आई इक्वल्स टू ए आई जे। तो मैं लिख सकता हूँ ए आई जे इक्वल्स टू ए जे आई। ये हो गई क्वेश्चन फर्स्ट। इस वाले केस में देखते हैं ए जे आई का ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए आई जे। समझ आ रहा है। अब इसका ट्रांसपोज करें तो क्या आएगा, ए जे आई आ जाएगा और माइनस ए आई जे। इसको माइनस को उठा के इधर लेके आ जाओ तो ए आई जे माइनस ए जे आई। ये हो गया पार्ट सेकंड। अब मैं इन दोनों को ऐड कर दूं अगर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो ट्वाइस ऑफ ए आई जे इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है। तो हमारे पास क्या आ गया, एक मैट्रिक्स आ गई जिसका जो क्या, वो कौन सी मैट्रिक्स आई जो जिसकी वैल्यू क्या है 0, और ये 0 किस मैट्रिक्स की वैल्यू 0 होती है, वो है हमारे पास नल मैट्रिक्स, वॉइड मैट्रिक्स, एम्प्टी मैट्रिक्स या वॉइड मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये कौन सी मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, वो है हमारे पास 0 मैट्रिक्स। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये चीज। अब हमने जो बात की थी डायगोनल ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज 0, ये कौन सा केस, ये पढ़ लिया हमने और ये पढ़ लिया। तो इसको वीडियो को पॉज करो और इसे नोट डाउन करो। केस देखते हैं इसमें। अब ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसमें कुछ कंडीशंस हैं। अगर ए प्लस माइनस बी और ए बी प्लस बी ए, ये क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। ये कंडीशन आ रही है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा। ठीक है, ए बी प्लस बी ए। सेकंड केस, अगर ए बी माइनस बी ए है तो ये कंडीशन होगी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। ठीक है, तो आपको याद रखना है ए बी माइनस बी ए अगर दे रखा है और दोनों के दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए बी माइनस बी ए क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा आपका। ठीक है, कंडीशन अब देख लेते हैं। अगर ए एंड बी आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो इस केस में फर्स्ट केस a प्लस माइनस बी और ए बी माइनस बी ए माइनस बी ए जो होगा वो होगा आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके बाद अगर मैं सेकंड केस लूं ए बी प्लस बी ए, ये होगा आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये कुछ केसेस थे हमारे पास सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के। अब आगे देखते हैं ट्रेसिंग ऑफ मैट्रिक्स। अब हम देखते हैं ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। इंपॉर्टेंट है, ये आपका आईआईटी का पार्ट है, ये आता है मेंस में क्वेश्चन आ जाता है, एडवांस में तो नहीं आएगा, लेकिन एडवांस में किसी छोटे से पार्ट में आ सकता है जहां पे इससे कुछ सॉल्व हो रहा हो। तो देखो हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है A11, A22, A33 और यहाँ पे कुछ भी है और यहाँ पे ANN या AII, तो हमारे पास ट्रेसिंग ऑफ मैट्रिक्स का ऑर्डर है n क्रॉस n।
ट्रेसिंग ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ डायगोनल्स, मतलब समीशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 to n, ठीक है, i इक्वल्स टू 1 to n। ये जो मैट्रिक्स होती है, ट्रेसिंग ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होता है समीशन ऑफ ऑल द डायगोनल्स, मतलब अगर आप सारे डायगोनल्स को ऐड कर दो तो ये होता है हमारे पास ट्रेसिंग ऑफ मैट्रिक्स। समझ आया कि हम सारे डायगोनल को अगर ऐड कर दें तो वो हो जाएगा हमारा, डायगोनल के सारे एलिमेंट को ऐड कर दें तो वो हो जाएगा हमारा ट्रेसिंग ऑफ मैट्रिक्स। जैसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि x स्क्वायर -1, 2x और 3x, ठीक है, और जो ट्रेस है, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, वो इक्वल्स टू है 5 के, मान लेते हैं। तो यहां पे हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे। तो यहां पे ये ए मैट्रिक्स है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर तो बन नहीं सकते, तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे इसको -5, तो इसको -1 कर देते हैं, इसको +1 कर देते हैं, तो ये +6 हो जाएगा। तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, x + 2x + 3x + 6, तो x आ जाएगा, एक तो x की वैल्यू आ जाएगी -2 और एक आ जाएगी -3। तो ये है ट्रेसिंग ऑफ मैट्रिक्स। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, और वो क्या है। जैसे पहला पार्ट, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी पहली क्या है कि अगर मैं किसी भी स्केलर वैल्यू से k वैल्यू, अगर मैं ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स A से मल्टीप्लाई करता हूं तो मैं इसे लिख सकता हूं ट्रेस ऑफ KA मैट्रिक्स, ठीक है। सेकंड केस, ट्रेस ऑफ A + B मैट्रिक्स क्या हो सकता है, ट्रेस ऑफ, हाँ ठीक है, ट्रेस ऑफ A + B मैट्रिक्स में लिख सकता हूं ट्रेस ऑफ A + ट्रेस ऑफ B मैट्रिक्स। इसी तरीके से ट्रेस ऑफ, या प्लस माइनस लिख दो यहाँ पे। अब मैं AB का लिखूं तो क्या लिखूंगा, ट्रेस ऑफ BA मैट्रिक्स, ठीक है, उल्टा हो जाएगा, AB है तो क्या आ जाएगा, B मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं आगे कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। अब देखते हैं हम कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। अब कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, ये आप पढ़ चुके हो 11th क्लास के अंदर। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या था, अगर ZA + IB है तो अगर मैं इसका कॉन्जुगेट कर दूं तो सिर्फ कौन सा पार्ट चेंज होता है, इमेजनरी वाला पार्ट, क्योंकि y एक्सिस वाला वो ऊपर होता है, वो नीचे आ जाता है, ठीक है, हम उसको नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ कॉन्जुगेट के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे पास क्या होता है कॉन्जुगेट का मतलब कि अगर मैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, अब किस नंबर का कॉन्जुगेट हो सकता है, वैसे हो तो किसी भी नंबर का हो सकता है, किसी भी नंबर का कॉन्जुगेट हो सकता है, लेकिन फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं 5 का कॉन्जुगेट करूं तो इसकी सेहत पे क्या फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो कॉन्जुगेट अगर आपको दिखाना है कि किसी भी नंबर के अंदर कॉन्जुगेट हो रहा है तो वो किस नंबर में होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर पे, तो हमें क्या देखना है, कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक मैट्रिक्स लेते हैं जिसमें A + IB, C + ID और C + C, यहाँ पे देखते हैं हम C - ID और A - IB, ठीक है। अगर मुझे इसका कॉन्जुगेट करना है तो क्या होगा, इस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट करने पर A - IB, C - ID, C + ID और A + ID, तो ये इसका कॉन्जुगेट हो गया। तो हमारे पास A मैट्रिक्स का हमने क्या कर दिया, कॉन्जुगेट कर दिया। तो इस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, कॉन्जुगेटेड मैट्रिक्स है, ठीक है। अब हमारे पास, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं कि 2 3 5 - 3 आयोटा, 6 4 8 - 9 आयोटा, 9 - आयोटा और 3 + 7 आयोटा। अगर मुझे इसका कॉन्जुगेट करना है तो क्या लिखूंगा मैं, 2 3 5 + 3 आयोटा, 6 4 8 + 9 आयोटा, 9 सिर्फ आयोटा और 3 - 7 आयोटा। अगर मैं इसका डबल कॉन्जुगेट कर दूं, तो क्या आएगा, 2 3, मतलब दोबारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस है तो ये माइनस आ जाएगा, ये 6 4 8 - 9 आयोटा, 9 - आयोटा और 3 + 7 आयोटा। तो A कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट करूं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, A आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट समझ आया आपको। तो हमने क्या किया, A कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट करेंगे तो दोबारा क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। तो वीडियो को पॉज करो। अब हम क्या देखते हैं, ट्रांसपोज
ट्रांसपोज ऑफ अ कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। तो अगर मैं कोई भी एक कॉन्जुगेट मैट्रिक्स है, अगर मैं इसका ट्रांसपोज कर दूं, या इसको ऐसे लिख लो, या ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट लिख लो, तो अगर मैं इसका कॉन्जुगेट कर दूं तो ये इक्वल, इसे लिख सकते हैं हम ए थीटा, ठीक है, ए थीटा। तो आपको याद रखना है ट्रांसपोज ऑफ अ कॉन्जुगेट मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू ए थीटा, हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स। अब जैसे हमने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखा था, इसी तरीके से दो मैट्रिक्स और होती हैं। एक का नाम है हार्मिसन मैट्रिक्स। अब हार्मिसन मैट्रिक्स क्या होता है कि ए का ये डेल्टा, ये थीटा, थीटा समझ आ रहा है ना क्या होता है, थीटा का मतलब क्या है, ए ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट या एक कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। अगर ए के इक्वल आ जाए तो ये तो होता है हार्मिसन मैट्रिक्स। सेकंड केस स्क्यू हार्मिसन मैट्रिक्स, स्क्यू हार्मिसन मैट्रिक्स। अगर मैं स्क्यू हार्मिसन मैट्रिक्स की बात करूं तो मैं ए का अगर थीटा करूं और अगर वो माइनस ए के इक्वल आ जाए तो वो हो जाएगा हमारा स्क्यू हार्मिसन मैट्रिक्स। जैसे कि इसका एग्जांपल ले लेते हैं कि आपके पास एक ए मैट्रिक्स है, ए माइनस आयोटा बी, और यहाँ पे सी माइनस आयोटा डी, और यहाँ पे सी प्लस आयोटा डी, और यहाँ पे ए प्लस आयोटा बी। अगर मैं इसका कॉन्जुगेट करूँ तो क्या आएगा, ए प्लस आयोटा बी, सी प्लस आयोटा डी, सी माइनस आयोटा डी और ए माइनस आयोटा बी, ठीक है, यही होगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसका अगर इसका ट्रांसपोज करूँ तो ट्रांसपोज क्या होता है, रो बन जाएगा कॉलम, तो मतलब ये तो आ जाएगा। अब इसका कॉम्प्लीमेंट किया तो माइनस ये प्लस हो गया, तो यहाँ पे अगर कॉन्जुगेट करें तो ये तो आ जाएगा नीचे और ये ऊपर पहुँच जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को रख लेते हैं, यहाँ पे रखते हैं 2, यहाँ पे रख देते हैं 2, तो बन गया, काम हो गया हमारे पास। यहाँ भी 2 रख दिया और यहाँ भी 2 रख दिया, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 सी प्लस आयोटा डी और सी माइनस आयोटा डी और 2। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इस हार्मिसन मैट्रिक्स। अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये स्क्यू हार्मिसन हो जाएगा। तो ये हो गया हार्मिसन और स्क्यू हार्मिसन। अब हमारे पास लास्ट कुछ मैट्रिक्स बची हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम इसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट मैट्रिक्स है वो है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या है, तो ये होता है ए का ट्रांसपोज। अगर मैं ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दूं या ए मैट्रिक्स का ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर दूं और अगर वो आई एन के इक्वल आ जाए तो ये मैट्रिक्स होती है हमारी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। आपका मिसलेनियस एक्सरसाइज के अंदर 6th या 7th क्वेश्चन होगा एनसीईआरटी के अंदर, जिसे आप करके देखें तो उसमें ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ही लिखा हुआ है, सही होगा। और अगर मैं ऐसा लिखूं ए इनवर्स इक्वल टू ए का ट्रांसपोज, तो ये मैट्रिक्स भी कौन सी मैट्रिक्स होती है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ही होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, ऑर्थोगोनल हो गया, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की बात करते हैं, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की बात करते हैं। तो ए का स्क्वायर अगर ए मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होती है। और अगर मैं बात कर दूं इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स की, तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू अगर आई मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, अगर हमारे पास ए स्क्वायर और अगर आई के इक्वल आ जाए तो ये हमारा इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स होता है। और लास्ट केस जो है निलपोटेंट मैट्रिक्स, अगर मैं ए स्क्वायर अगर 0 के इक्वल आ जाए तो ये होता है हमारे पास निलपोटेंट मैट्रिक्स। तो आप इसे नोट डाउन करें, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, इसमें जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि सेशन बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मेरी कोशिश होगी कि एक वीडियो के अंदर बेसिक क्लियर करा के फिर आपको क्वेश्चंस कराऊं, ठीक है बेटा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, मैक्सिमम शेयर करें कि जिससे कि जो बच्चे नहीं पेमेंट कर सकते ट्यूशन फीस या कोचिंग फीस, तो वो इस वीडियो से देख के कुछ बेनिफिट उठा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।